अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन, डाउन पेमेंट और नेट प्रॉफिट विद क्या कहते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर सवाल करते हुए बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो जिन बच्चों को इस तरीके के सवाल में कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है तो वो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है सिटी कार डील विद टू ब्रांड्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी लोकल कार्स नेमली GL एंड XL। ठीक है ना, सिटी कार ये आपके बिजनेस का नाम आ गया। ये टू टाइप ऑफ ब्रांड्स कार के जो हैं, एक GL और दूसरा XL, इसके अंदर डील करते हैं। कह रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ GL कार की सेलिंग प्राइस दी हुई है 450,000 ईच कार, वाइल जबकि XL कार जो है वो सोल्ड होती है 4 लाख ईच यूनिट। उसके बाद कह रहे हैं द सेलिंग प्राइस इंक्लूड, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये जैसे GL कार की सेलिंग प्राइस है 450 और XL की है 4 लाख, तो उसी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन 5% का शामिल है। तो सेलिंग प्राइस में ही शामिल है। अगर प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस तो ये प्लस मार्जिन शामिल है। ठीक है ना, प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 100% हुई और प्रॉफिट मार्जिन अगर 5% है तो आपकी कॉस्ट जो है वो 95% हुई। तो अगर हमें आगे कॉस्ट निकालनी होगी तो हम इस कॉन्सेप्ट से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर कह रहे हैं जब आपने बेचा होगा तो डाउन पेमेंट, आपका जो तरीका कार है वो ये है कि डाउन पेमेंट जब भी आप रिसीव करेंगे वो 20% करेंगे, इज़ कलेक्टेड ऑन ईच कार, एक कार के ऊपर, और बाकी का जो बैलेंस होगा वो आप कलेक्ट करेंगे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है ना, तो ये तो आपका डेटा हो गया आपके हवाले से। अब आपने आगे क्या काम किया, कहना द बिजनेस कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट किए, क्या, परचेज 10 यूनिट्स ऑफ GL कार के 10 यूनिट्स खरीदे, एंड 15 यूनिट्स ऑफ XL कार, और 15 यूनिट XL कार के खरीदे ऑन अकाउंट, उधार पर, फ्रॉम न्यू एज मोटर कंपनी से। उसके बाद सोल्ड 10 यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कार, यानी कि XL के भी 10 यूनिट बेचे और GL के भी। GL के तो खरीदे ही 10 थे, 10 के 10 बिक गए। XL के 15 खरीदे थे, उसके 10 बिक गए और एंड में 5,000 यूनिट रह गए। फिर कह रहे हैं द डाउन पेमेंट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट वर कलेक्टेड इन फुल बाय चेक एक्सेप्ट द फॉलोइंग। करेंगे आपने जो डाउन पेमेंट है और जो इंस्टॉलमेंट है वो चेक के थ्रू कलेक्ट किए हैं सिवाय कुछ चीज़ों के, और वो क्या है गौर से देखें। कह रहे हैं एक कस्टमर था फेल टू पे लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट, जो कि लास्ट की 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका, ड्यू ऑन, जो कि किस पर थी, XL कार। ठीक है ना, उसने एक XL कार खरीदी थी, उसको हमने 4 लाख की XL कार बेची थी, तो डाउन पेमेंट 20% उससे कलेक्ट करने के बाद आखिरी की 3 इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर सका। ठीक है ना, तो जो गाड़ी है वॉज फॉरफिटेड, आपने वापस ले ली, या रिपोजेस का वर्ड आ जाता है, और उसकी जो वैल्यू मार्केट में असाइन हुई वो 150,000 की थी। तो आपने क्या किया, जो ऑनर है द कार वॉज टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज, जो आपका ऑनर है उसने उस कार को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो ड्राइंग कर ली। नेक्स्ट कह रहे हैं चेक, एक चेक था जिसकी अमाउंट थी 72,000 की, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से रिसीव की, हु बाउट अ GL कार, जिसने हमसे GL कार खरीदी थी, वो चेक डिसऑनर हो गया, इसका मतलब वो पैसे तो कलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद कह रहे हैं सिटी कार इनकर्ड एंड पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, इस साल सिटी कार ने ये एक्सपेंसेस इनकर्ड भी किए और पे भी किए। एक सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 के और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 70,000 के, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर उसने 1 लाख के इनकर्ड किए और पे भी कर दिए। रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है, जनरल एंट्रीज आपने बनानी है सिटी कार की बुक में, एडजस्टिंग और क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हर एक ब्रांड के लिए आपने सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज ऑन ईच ब्रांड ऑफ कार, और नेट प्रॉफिट ऑफ सिटी कार फॉर द ईयर आपने निकाल के दिखाना है। तो पहले एंट्रीज बनानी है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन के अंदर पहले एंट्रीज नहीं बनाई,
जो हमारे पास यहाँ पर कुछ हमें बेसिक कंप्यूटेशन चाहिए, पहले मैंने उसका पार्ट किया है, तो मैं आपको पहले वो समझाऊंगा और फिर उसके बाद एंट्रीज समझाऊंगा। बस आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला पार्ट पहले निकाल लें तो इसको 2 लिख लें, ये एंट्रीज वाला आखिर में कर रहे हैं तो इसको 1 लिख लें, तो पार्ट ए पार्ट बी आप उसकी आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से करें। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमने टोटल परचेज़ कितने की है, ताकि जब हम माल बेचें, मर्चेंडाइज बेचें, तो हमें कॉस्ट का पता लग सके, क्योंकि एंट्रीज तो मांगी है तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की अगर एंट्री नहीं है तो इंस्टॉलमेंट सेल्स की तो एंट्री चाहिए होगी। तो हमने परचेज़ कितने का किया, तो अगर हम बात करें जीएल कार की, टोटल परचेज़ का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, सेलिंग प्राइस पर कार मल्टीप्लाई बाय 95% डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 5% प्रॉफिट मार्जिन है 100 में से, यानी कि 95% आपकी कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट परचेज। तो जीएल कार की सेलिंग प्राइस थी 450,000 की, और उसके ऊपर जो कॉस्ट की परसेंटेज थी वो 95% थी, और 10 यूनिट्स आपने ख़रीदे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 42,75,000, यानी कि 42,75,000 रुपये की आपने जीएल कार टोटल ख़रीदी है 10 यूनिट्स। इसी तरीके से एक्सेल कार की टोटल परचेज निकालें तो एक्सेल कार की सेलिंग प्राइस 4 लाख थी, और वही कॉस्ट प्राइस आपकी 95% और इसके 15 यूनिट ख़रीदें, तो आपने इसकी कैलकुलेशन की तो टोटल परचेजेस एक्सेल कार की आ गई 57 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी। उसके बाद आप कंप्यूटेशन करेंगे नंबर 2 पार्ट में इंस्टॉलमेंट सेल्स की, कि आपने बेचा कितने का है। तो जीएल कार इंस्टॉलमेंट सेल सेलिंग प्राइस पर कार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, या यूनिट सोल्ड लिख लें। तो आपकी जीएल कार जो एक है वो 450,000 की सोल्ड होती थी, उसके 10 यूनिट्स खरीदे थे और 10 के 10 सोल्ड आउट हो गए, तो मल्टीप्लाई किया तो आपकी इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट कितनी आ गई, 45 लाख, यानी कि 45 लाख। इसी तरीके से एक्सेल कार की बात करूँ तो इंस्टॉलमेंट सेल उसकी कैसे आएगी कि उसकी सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 4 लाख थी, 15 यूनिट आपने खरीदे थे, 10 बेच दिए, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक्सेल कार की इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी हो गई, 40 लाख रुपीज़ की हो गई। तो यहाँ तक कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरे में हमारे पास जो ज़रूरी कंप्यूटेशन है वो क्या है, कैश कलेक्शन की, कि हमने कितना कैश कलेक्ट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएल कार की। तो जीएल कार जब हमने बेचा उसकी इंस्टॉलमेंट सेल यहाँ पीछे मौजूद है कि भाई हमने टोटल उसके 10 यूनिट 45 लाख रुपए के बेचे हैं। तो हमारा क्या क्राइटेरिया था सिटी कार का कि सबसे पहले डाउन पेमेंट लेते हैं 20%, तो 45 लाख का 20% बनेगा 9 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 45 लाख में से आप डाउन पेमेंट 9 लाख माइनस करवा दें, तो रिमेनिंग जो आपने 36 लाख लेने वो इंस्टॉलमेंट पे लेने। और उसमें से जो जीएल कार का था उसने क्या बात बोली थी कि एक कस्टमर का चेक था, जीएल कार जिसने हमसे ख़रीदी थी 72,000 का चेक उसका डिसऑनर हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, तो वो हम माइनस कर देंगे, वो हमें अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाई, तो माइनस किया तो नेट इंस्टॉलमेंट जो कलेक्ट हुई है वो 35,28,000 की हुई है। तो डाउन पेमेंट प्लस नेट इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड आप प्लस करवाएंगे तो 44,28,000 आपको जीएल कार के कलेक्शन के हुए हैं। उसके बाद एक्सेल कार की भी इसी तरीके से कंप्यूटेशन करेंगे। तो एक्सेल कार की टोटल इंस्टॉलमेंट सेल 40 लाख थी, डाउन पेमेंट 20% कलेक्ट किया, तो डाउन पेमेंट आ गई 8 लाख। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट अब आपकी कितनी बच जाएगी डाउन पेमेंट के बाद, 40 लाख में से आप 8 लाख माइनस करवा दें तो 32 लाख आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है। लेकिन उसने आपसे एक बात ये बोली थी कि भाई ये इस पॉइंट में मैं आपको दोबारा लेके चलूँ कि एक कस्टमर था जिसने लास्ट की 3 इंस्टॉलमेंट जो पे करना जो थी वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो फेल हो गया कि वो नहीं कर सका, तो वो जो मर्चेंडाइज है वो रिपोसेस कर ली। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी कि देखिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका कैंसिल हो गया, टोटल इंस्टॉलमेंट आपने 32 लाख लेनी थी, और ये टोटल इंस्टॉलमेंट आपने 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में लेनी थी, तो 10 से डिवाइड किया तो एक मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, एक मंथ की इंस्टॉलमेंट हो गई 3,20,000। तो फिर डिवाइडेड बाय 10 किससे क्यों करवाया, फिर डिवाइडेड बाय 10 मैंने इस वजह से करवाया है क्योंकि आपके पास जो कार्स हैं वो 10 बिकी हैं, तो पर कार वो बंदा इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास 32,000 आ जाएगा, और 32,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली,
तो 3 इंस्टॉलमेंट पे करना वो फेल हो गया, 7 इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुका था, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल 96,000 की इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर सका। तो माइनस किया टोटल में से, तो ये आपके पास आ गया 31,04,000 नेट इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड। तो डाउन पेमेंट में नेट इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड आप ऐड करवाएंगे तो एक्सेल कार के ऊपर जो आपकी टोटल कलेक्शन हुई है वो 39,04,000 रुपीज़ की हुई है। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे 2 का पार्ट बी। पार्ट ए में तो एंट्रीज पूछी हुई थी, वो मैं आखिर में करवाऊंगा। तो जीएल कार कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर दें या सेलिंग प्राइस वाली कंप्यूटेशन कर दें, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कैसे निकालेंगे, देखें आपकी कॉस्ट जो टोटल आई थी, जो टोटल परचेज प्राइस थी वो 42,75,000 थी जीएल कार की। डिवाइड टोटल 10 यूनिट्स खरीदे थे, 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका 4,27,500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 के 10 यूनिट्स बिक गए तो आपकी जितनी टोटल परचेज आई थी वही कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ जाएगी, यानी कि 42,75,000। जबकि एक्सेल कार की बात करें तो उसका कॉस्ट जो टोटल थी वो 57 लाख थी, 15 यूनिट्स बेचे थे तो डिवाइड किया 15 से, तो पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। 10 यूनिट बेचे तो मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल एक्सेल कार की कितनी आ गई, 38 लाख रुपीज़ की आ गई। ठीक है जी। उसके बाद उसने हमसे तीसरा पार्ट पूछा और कहा कि भाई रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। तो दोनों का कार्ड्स का अलग अलग बताना है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जीएल कार, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेल कार। तो टोटल कलेक्शन 44,28,000 की हुई है, पीछे मैंने आपको करके बताई। प्रॉफिट मार्जिन 5% का था, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जीएल कार का 2,21,400 हुआ और टोटल कैश कलेक्शन 39,04,000 की हुई एक्सेल कार पे, प्रॉफिट मार्जिन 5%, तो 195,200 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेल कार के टोटल किया तो 4,16,600 का आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक जो अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हो गया था, 3 इंस्टॉलमेंट बंदे ने पे नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर हमें गेन और लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा रिपोजिशन पे। तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 3 महीनों का एक्सेल कार पे कितना कैंसिल हुआ था, 96,000। उसमें से हम माइनस करवाते हैं अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो फोरगोन हुआ, तो 96,000 का 5% 4800 बन गया। माइनस करवाया तो आपके एसेट की बुक वैल्यू 91,200 आ गई। मर्चेंडाइज जो थी वो 150,000 की वैल्यू उसकी जो है असाइन हुई थी, तो वो माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू, तो आपके पास मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो 58,800 का आपका गेन ऑन रिपोजिशन हो गया। ठीक है जी। इन कंप्यूटेशन को ही देखते हुए डी पार्ट में उसने कहा था नेट प्रॉफिट बताओ, तो मैं पहले इनकम स्टेटमेंट बता देता हूँ, सिटी कार इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपको जो रियलाइज हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट उसी के आगे से आप बनाना शुरू करेंगे, आपको पीछे इंस्टॉलमेंट सेल्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना वो 4,16,600 का हुआ, अभी पीछे कैलकुलेट किया। उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस 30,000 और एडमिन एक्सपेंसेस 70,000, टोटल 1 लाख बनते माइनस करवा देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,16,600 आ जाएगा। उसके अंदर आप गेन ऑन रिपोजिशन ऐड करवा दें तो नेट प्रॉफिट आपका सिटी कार का 3,75,400 का हो गया। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब जो पहला पार्ट है एंट्रीज का वो मैं आपको लास्ट समझाता हूँ, उसके बाद हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो सिटी कार जर्नल सीरियल नंबर पर्टिकुलर पीआर डेबिट क्रेडिट आप बना लेंगे। तो जर्नल एंट्री बनानी है, एडजस्टिंग क्लोजिंग नहीं बनानी, तो आप सबसे पहले परचेज की एंट्री बनाएंगे, मर्चेंडाइज डेबिट जीएल कार, मर्चेंडाइज डेबिट एक्सेल कार, और उधार पर खरीदी थी तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो उनकी टोटल परचेज आ जाएगी 42,75,000 की जीएल कार और 57 लाख की एक्सेल कार, तो टोटल 99,75,000 का अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड परचेज जीएल एंड एक्सेल कार ऑन अकाउंट। ठीक है जी। दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट सेल्स की बनेगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट जीएल कार का 45 लाख, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एक्सेल कार का डेबिट 40 लाख और इंस्टॉलमेंट सेल्स टोटल मिलाकर क्रेडिट हो जाएगा 85 लाख टू रिकॉर्ड कार्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। उसके बाद आपने जो डाउन पेमेंट की कलेक्शन की है चेक के थ्रू की थी तो बैंक बढ़ जाएगा डेबिट 17 लाख से, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जीएल कार का और एक्सेल कार का क्रेडिट हो जाएगा 9 लाख का जीएल कार और 8 लाख का डाउन पेमेंट एक्सेल कार का टू रिकॉर्ड द डाउन पेमेंट कलेक्टेड ऑन कार्स आपके पास ये आ जाएगी।
उसके बाद आपने जो बाकी की इंस्टॉलमेंट कलेक्ट की हैं, जो कि मैंने आपको नेट निकाल के दिखाई, वो भी चेक से की, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जीएल और एक्सेल कार का 36 लाख और 31,04,000, टोटल मिलाकर 67,04,000 से टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन कार्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी कि जो चेक आपके कस्टमर ने दिया था वो डिसऑनर हो गया था, तो बैंक आप कम कर देंगे क्रेडिट 72,000 से और उसकी इंस्टॉलमेंट वापस कर देंगे क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई। जीएल कार पे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड द डिसऑनर चेक। ठीक है जी। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस पे किए, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट टू रिकॉर्ड द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नरेशन बन जाएगी। बहुत आसान एंट्री। लास्ट एंट्री जो है वो रिपोजिशन की है। जो मर्चेंडाइज की मार्केट वैल्यू असाइन हुई थी वो 150 थी, ओनर उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गया, तो नॉर्मली हम रिपोजेस मर्चेंडाइज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो घर ले गया तो ड्राइंग हो जाएगी डेबिट। जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ, हमें कलेक्ट नहीं हुआ, वो 4,800 से डेबिट। गेन हमारा क्रेडिट होता है, इनकम होती है 58,800 से क्रेडिट हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एक्सेल कार का जो कैंसिल हुआ 96,000 का, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी 154,800 से टू रिकॉर्ड द रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज ऑन गेन से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी पार्ट में आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई कंप्यूटेशन समझ नहीं आई, तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।